माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग सीखेंगे। वो है विल और शैल का प्रयोग। विल और शैल के प्रयोग में अक्सर समस्या रहती है और लोगों की शिकायत ये है कि वो उनको विल या शैल का प्रयोग समझ में नहीं आता है। किताबें भी इसमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं करती हैं और हमें इसमें समस्या बनी रहती है और इसके बारे में तरह तरह की बातें भी रहती हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आजकल शैल का यूज बंद हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। विल शैल का प्रयोग बराबर होता है जहां जैसी आवश्यकता होती है। आवश्यकता ये है कि आप इसका सही ढंग से प्रयोग समझ जाएं। तो मैं आपके सामने बिल्कुल एक साधारण तरीका लेकर के आया हूं जिससे आपको यह यूज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको समझने की बात यह है कि विल शैल के सिर्फ दो प्रयोग हैं। ये सिंपल फ्यूचर पहला प्रयोग है और कलर्ड फ्यूचर दूसरा प्रयोग है। इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल फ्यूचर और दूसरा होता है कलर्ड फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर क्या होता है? सिंपल फ्यूचर तब माना जाता है जब हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी अन्य के साथ में विल लगाते हैं। यानी सिर्फ दो शब्द आई और वी के साथ शैल लगा दें अगर हम, और आई और वी के अलावा कोई भी अन्य शब्द है उसके साथ विल लगाएंगे तो फिर ये सिंपल फ्यूचर का यूज माना जाएगा। इसके ठीक उल्टा अगर हम आई और वी के साथ विल लगाएं और बाकी अन्य के साथ शैल लगाएंगे तो यह कलर्ड फ्यूचर का यूज माना जाएगा। तो ये दो ही यूज होते हैं, यानी या तो हम सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं अथवा कलर्ड फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सब साथ में विल लगा देते हैं, अथवा हम आई और वी के साथ में विल लगाते हैं और बाकी सब के साथ में शैल लगाते हैं। तो अब हमें सिर्फ ये जान लेना है कि कहाँ पर हमें सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करना है और कहाँ पर कलर्ड फ्यूचर का प्रयोग करना है। अगर ये बातें हमें समझ में आ गई तो हम इसका सही प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विल शैल के केवल दो ही प्रयोग हो सकते हैं। एक प्रयोग या तो सिंपल फ्यूचर होगा और या फिर दूसरा कलर्ड फ्यूचर होगा। यानी हम या तो आई और वी के साथ में शैल लगाएंगे और बाकी सब साथ विल लगाएंगे, अथवा आई और वी के साथ में विल लगाएंगे, बाकी सब के साथ में शैल लगाएंगे। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सिंपल फ्यूचर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सिंपल फ्यूचर का प्रयोग जो है वो निम्न स्थितियों में किया जाता है। जैसे सिंपल फ्यूचर इज यूज फॉर नंबर वन पॉसिबिलिटी। अगर वाक्य में संभावना हो तो हमको सिंपल फ्यूचर लगाना है। सिंपल फ्यूचर लगाने का मतलब ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो शैल लगा दें और आई वी के अलावा कोई और दूसरा सब्जेक्ट आता है तो हम उसके साथ विल लगा दें। तो यहाँ पर संभावना होने पर हम ऐसा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, परहैप्स इट विल रेन टुमारो। शायद कल पानी बरसेगा, ये संभावना है। तो चूंकि इट यहाँ पर आई वी नहीं है, अन्य में आता है, इसलिए इसके साथ में विल लग जाएगा। अब दूसरा नियम जो है इसके यूज करने का सिंपल फ्यूचर का, वो ये है, एन इवेंट और एक्शन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द सब्जेक्ट। अगर ऐसी कोई घटना हो जो सब्जेक्ट के कंट्रोल से बाहर हो तो हम सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल बी 16 नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल 16 साल का हो जाऊंगा। ये घटना, ये जो इवेंट है, ये सब्जेक्ट के कंट्रोल से बाहर है। कहने का मतलब ये है कि हम जब चाहे तो 16 साल के हो जाएं, जब चाहे तो 20 साल के, जब चाहे तो 25 साल के, जब चाहे 70 साल के हो जाएं। ऐसा हमारे हाथ में नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की जो इवेंट है वो कर्ता के कंट्रोल से बाहर है। तो ऐसी स्थिति में हमको इस प्रकार के वाक्यों में सिंपल फ्यूचर ही लगाना है। चूंकि यहाँ पर आई आया है इसलिए आई के साथ में हम यहाँ पर शैल लगाएंगे। अब एक और एग्जाम्पल इसी प्रकार का, आई शैल बी वेरी हैप्पी इफ यू कम टू माई होम। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि आप मेरे घर आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो खुश होने की जो घटना है ये सब्जेक्ट के कंट्रोल से बाहर है। ये निर्भर है किस पर? आपके आने पर। मतलब जब आप आओगे तभी मैं खुश हूँगा, अगर आप नहीं आते हो तो मैं कैसे हो जाऊँगा? तो चूंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है इसलिए कंट्रोल से बाहर है, और चूंकि यहाँ पर आई है इसलिए यहाँ पर शैल लगा दिया जाएगा।
अब यहाँ पर मान लीजिए अगर होता कि वो अगले साल 20 साल का हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे ही विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, मतलब चूंकि ही आ जाएगा इसलिए हम ही के साथ में विल लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा ही विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कम टू हिज होम, वो बहुत खुश होगा अगर आप उसके घर आएंगे। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होगा क्योंकि ये घटना जो सब्जेक्ट के नियंत्रण से बाहर है। अब तीसरा जो है नियम है वो है परमिशन। यदि आप परमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे शैल आई कम इन, इसका अर्थ हो गया क्या मैं अंदर आऊं। एक तरीका होता है जो हम कहते हैं मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन, ऐसा करके मतलब कैन मे का प्रयोग करके भी हम सब परमिशन ले सकते हैं। लेकिन यह भी परमिशन है और ऐसे भी परमिशन लिया सकती है। तो परमिशन लेने के लिए आप बोल सकते हैं शैल आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं, या तो अगर ही है तो विल ही कम इन, क्या वो अंदर आए, ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो सिंपल फ्यूचर के लिए हमको सिर्फ 3 नियम ही ध्यान में रखना है। अब आता है कलर्ड फ्यूचर। कलर्ड फ्यूचर का प्रयोग कब होगा? कलर्ड फ्यूचर का प्रयोग होगा इन नियमों पर। पहला नंबर है प्रॉमिस। अगर वाक्य में कोई वादा किया गया है, प्रॉमिस किया गया है, तो हमें कलर्ड फ्यूचर लगाना है। कलर्ड फ्यूचर लगाने का मतलब ये हो गया कि आई या वी के साथ तो विल लगाना है, परंतु अन्य के साथ में शैल लगाना है। तो ये चूंकि प्रॉमिस है इसलिए आई है यहाँ पर, इसलिए आई विल हो जाएगा। मैं तुम्हें कल एक पेन दूंगा, ये प्रॉमिस है, वादा है। अब दूसरा वाक्य कह रहा है यू शैल बी गिवन 5 रुपीज इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको 5 रुपए दिए जाएंगे अगर आप ये प्रश्न हल कर दो, मतलब ये वादा है। चूंकि यहाँ पर यू है इसलिए यहाँ पर शैल लगाया गया है, क्योंकि हमें कलर्ड फ्यूचर का इस्तेमाल करना है। कलर्ड फ्यूचर का मतलब आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ में विल लगाना पड़ेगा। दूसरा नियम है अगर वाक्य में थ्रेट है, धमकी दी गई है अगर वाक्य में, तो भी कलर्ड फ्यूचर लगेगा। जैसे आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिस्टेक, तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए दंड दिया जाएगा, ये धमकी है। इसलिए आई के साथ में विल लग रहा है, वी होता तो विल लग जाता, और चूंकि यहाँ पर यू है इसलिए यहाँ पर शैल लग रहा है। अब तीसरा नियम है डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। अगर इस वाक्य पक्का इरादा व्यक्त कर रहा है तो भी कलर्ड फ्यूचर लगेगा। जैसे आई विल मीट हिम एट ऑल कास्ट, मैं उससे हर हालत में मिलूंगा, यह पक्का इरादा है, इसलिए आई के साथ में यहाँ पर विल लगेगा। अब जो चौथा नियम है वो ये कहता है कंट्रोल करने के लिए, अगर आप किसी को नियंत्रित करना चाहते हैं जबरदस्ती दबाव से, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं यू शैल सिट हियर ओनली, मैं किसी लड़के को बोलूँ, टीचर जैसे किसी को बोलता है तो तुम इसी जगह पर बैठोगे और कहीं नहीं जाओगे, तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो हो जाएगा यू शैल सिट हियर, मतलब यू के साथ शैल लगाना पड़ेगा। ऑफिशियल ऑर्डर, कोई ऑफिशियल नोटिस है या ऑर्डर है, वो भी हमेशा कलर्ड फ्यूचर में लिखा जाता है। जैसे ए पर्सन एंटरिंग दिस कैंपस विदाउट परमिशन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, वो व्यक्ति जो इस कैंपस में बिना परमिशन के प्रवेश करेगा उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये नोटिस है जो हम लगा देते हैं बाहर, जैसे हम कहें कल स्कूल बंद रहेगा, ये भी नोटिस है। तो ऐसे में हमको ध्यान रखें, नोटिस में हमको शैल ही लगाना पड़ता है, ऑर्डर दिखाने के लिए कि ये ऑर्डर है, नोटिस है। हर नोटिस में केवल शैल का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता ही नहीं है। तो ये पर्सन एंटरिंग दिस कैंपस विदाउट परमिशन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, यहाँ पर शैल लगाना चाहिए। फिर ईश्वरीय कमांड, ईश्वर की कुछ 10 कमांडमेंट दी गई हैं, उन सब में शैल दिया गया है। तो दाउ शाल्ट नॉट स्टील मतलब यू शैल नॉट स्टील, इसका मतलब ये हो गया तुम चोरी नहीं करोगे। इसी प्रकार तुम झूठ नहीं बोलोगे, यू शाल्ट नॉट टेल लाइज, ऐसा करके यू शैल नॉट टेल लाइज। तो ये तो इसका संबंध सिर्फ बाइबल से है, आगे नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये यूज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक हिंदी वाला चार्ट से भी समझा देता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर है, जब वाक्य में संभावना हो, क्रिया में बताया गया कार्यकर्ता के नियंत्रण से बाहर हो और इजाजत लेना हो, तो हमें आई और वी के साथ में शैल लगाना है और अन्य सभी के साथ में विल का प्रयोग करना है, यानी ये सिंपल फ्यूचर का यूज कहलाएगा। इसी प्रकार जब वाक्य में धमकी हो, वादा हो, इरादा हो, या किसी को नियंत्रित करना हो, या नोटिस हो, तो आई और वी के साथ में विल लगाया जाता है और अन्य सभी के साथ में शैल का प्रयोग होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप इसमें जान चुके हैं। अब हम कुछ जो है एक्सरसाइज कर लेते हैं
उससे जो है हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमसे विल या शैल का प्रयोग बनता है अथवा नहीं। अब यहाँ पर कहता है आई बी 20 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर, मतलब सीधे सीधे ये कहना चाहता है कि मैं अगले साल 20 साल का हो जाऊंगा। मतलब ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, कर्ता कंट्रोल से बाहर है, इसलिए इसमें सिंपल फ्यूचर लगेगा। सिंपल फ्यूचर का मतलब हो गया आई या बी के साथ में शैल, बाकी सब साथ में विल लगाना पड़ेगा। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है इसलिए यहाँ पर लग जाएगा शैल, आई शैल बी 20 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर। अब इसके बाद दूसरा है सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स। यहाँ पर मैं मतलब ये इस प्रश्न को 5 मिनट के अंदर ही हल करूंगा, मतलब ये मेरा डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा है। तो ये हो गया कलर्ड फ्यूचर, मतलब इसमें आई और वी के साथ में विल लग लगेगा और बाकी सब सब शैल लगेगा। तो चूंकि यहाँ पर आई है इसलिए विल लग जाएगा, आई विल। अब इसी प्रकार तीसरा है यू बी पनिश्ड इफ यू मेक एडवाइस। अगर तुम शोर करोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, मतलब ये पक्का धमकी है, धमकी दी जा रही है, जिसमें भी कलर्ड फ्यूचर होगा। तो आई और वी के साथ में विल, बाकी सब साथ में शैल लगाना पड़ता है, इसलिए यहां पर हो जाएगा यू है इसलिए शैल हो जाएगा, यू शैल बी पनिश्ड इफ यू मेक ए नॉइस। अब चौथे नंबर पर है मैं दूंगा तुम्हें एक पेन एज रिवार्ड। ये प्रॉमिस कर रहा है मैं तुम्हें एक पेन रिवार्ड के रूप में दूंगा। तो ये चूंकि प्रॉमिस है इसलिए प्रॉमिस भी कलर्ड फ्यूचर है, मतलब आई वी के साथ में विल लगाना है, तो ये हो जाएगा आई विल। फिर इसके बाद ही सिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गाएगा। तो यहाँ ऐसे कोई न तो धमकी है न वादा है, इरादा है, ये सामान्य वाक्य लगता है, तो ये सिंपल फ्यूचर ही है। तो इसमें हम आई वी के साथ में शैल लगाते हैं, बाकी सब साथ में विल लगाते हैं, तो यहाँ पर ही के साथ में हम विल लगा देंगे। इसके बाद आई पनिश यू इफ यू मेक ए नॉइस, मतलब अगर तुम शोर करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो यानी ये धमकी है, तो इसमें धमकी में कलर्ड फ्यूचर, तो आई के साथ में विल आ जाएगा, आई विल पनिश यू। अब अगला है ही बी 60 ईयर्स नेक्स्ट ईयर, 60 नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल 60 साल का हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ है, उम्र की बात है, तो इसमें सिंपल फ्यूचर लगेगा। तो आई वी के साथ शैल, बाकी सब साथ में विल, मतलब यहाँ पर ही है इसलिए विल लग जाएगा। तो ये हो गया विल, ही विल बी 60 नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल 60 साल का हो जाएगा। अब यहाँ पर परहैप्स ही डैश बी एट होम, शायद वो घर में होगा, शायद लगा है मतलब संभावना है, अतः सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पर फिर से ही के साथ में विल लग जाएगा, ही विल बी एट होम। अब 9वें में द स्कूल रिमेन क्लोज टुमारो, कल स्कूल बंद रहेगा, मतलब ये नोटिस है। तो नोटिस को हम कलर्ड फ्यूचर्स दिखाते हैं और उसमें शैल ही लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर शैल लगा देंगे, द स्कूल शैल रिमेन क्लोज टुमारो। अब 10वें वाक्य में कह रहा है मीट माई प्रिंसिपल दिस मॉर्निंग ओनली, मैं प्रिंसिपल से इसी सुबह मिलूंगा, मतलब ये मेरा पक्का इरादा है। तो इसका मतलब कलर्ड फ्यूचर, मतलब फिर आई के साथ में हम विल लगा देंगे, आई विल मीट माई प्रिंसिपल दिस मॉर्निंग ओनली। मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये अच्छी तरह समझ गए होंगे और इन सवालों को हल कर लेंगे, और आगे जो ट्रांसलेशन दिए गए हैं उनको आप जरूर कर पाएंगे। धन्यवाद। अब ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। If you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it so that you may get notification later on.